Hello everyone, I welcome you once again to the YouTube classes of Search Academy. हम आज का जो टॉपिक फिजिक्स में कवर करेंगे दैट इज ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे. इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं. आपको ऑप्टिक्स में से हर साल जो है 2 या 3 क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्टली देखने को मिलते हैं. ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाता है. ऑप्टिक्स को अगर आप अच्छे से कवर करते हैं आप यहाँ से डायरेक्टली 3 से 4 नंबर भी स्कोर कर सकते हैं आराम से. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. वी हैव पहला क्वेश्चन जो है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं. आपको रे डायग्राम्स ध्यान से करनी है, आपको मिरर्स के केसेस में भी रे डायग्राम्स ध्यान से करनी है और लेंसेज के केसेस में भी रे डायग्राम्स ध्यान से करनी है. जो केसेस आपके पास कॉन्केव मिरर के हैं, सिमिलर केसेस आपके पास कॉन्वेक्स लेंस के बनते हैं. यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है कॉन्वेक्स लेंस के केस में ही पूछा गया है. आपको ये पूछा गया है कि किस जगह पे आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे कॉन्वेक्स लेंस के केस में ताकि आपको एक रियल इमेज मिले और साइज जो है इमेज का वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो, दोनों का साइज आपस में बराबर हो. अगर आप रे डायग्राम्स देखी होंगी तो 6 केसेस बनते हैं आपके पास कॉन्वेक्स लेंस से. और कॉन्वेक्स लेंस के केस में अगर हम बात करें अगर हम कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं उसके 2f के ऊपर तो आपके पास जो इस पर्टिकुलर केस में इमेज आपको देखने को मिलती है वो रियल इमेज होती है और सेम साइज की बनती है जितने साइज का आपका ऑब्जेक्ट होता है. यहां पे क्या है, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ. अगर आप कॉन्वेक्स लेंस के केस में ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं ट्वाइस द फोकल लेंथ के ऊपर विल गेट द रियल इमेज एंड द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. जबकि मिरर के केस में 2f को ही हम क्या बोलते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर. वही आपके पास वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर होता था. अगर आप मिरर पूछा जाए तो ऑब्जेक्ट को C के ऊपर प्लेस किया जाता है, अगर लेंस पूछा जाए तो 2f के ऊपर प्लेस होता है जब आपके पास सेम साइज का इमेज बनता है. यहां पे जो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द राइट वन. ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही होगी. नेक्स्ट है, व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म. जब हम प्रिज्म में से व्हाइट लाइट को पास करवाते हैं द कलर विच बेंड्स द लीस्ट, वो कलर जो सबसे कम बेंड होता है वो आपके पास कौन सा होता है. अगर हम देखें ये आपके पास प्रिज्म है. प्रिज्म में से जब हम व्हाइट लाइट को पास करवा रहे हैं तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है. इस तरीके से बेंडिंग होगी. अब हमें पूछा गया है वो कलर बताना है जो सबसे लीस्ट बेंड होता है. सबसे लीस्ट बेंडिंग हमें कौन से कलर में देखने को मिलती है, रेड कलर में. ये कुछ इस तरीके से टूटता है ना वेब गियर. अगर ये बेंड ना होता और ये सीधा इस तरीके से चला जाता अगर मैं इन्हें पीछे की तरफ बढ़ाऊं तो ये भी पीछे की तरफ अगर मैं बढ़ाऊं तो ये एंगल मेरा कम है, ये एंगल मेरा ज्यादा है. लीस्ट बेंडिंग कौन से केस में हुई है, रेड के केस में देखने को मिल रही है. ठीक है, लीस्ट बेंड कौन सा कर रहा है, रेड लीस्ट बेंड करता है. नेक्स्ट वी हैव पावर ऑफ विच लेंस इज नेगेटिव. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपको पता होना चाहिए पावर कौन से लेंस की नेगेटिव होती है, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है. फोकल लेंथ कौन से लेंस की नेगेटिव होगी, पावर कौन से लेंस की नेगेटिव होगी. जिसकी पावर नेगेटिव होती है उसकी फोकल लेंथ भी आपके पास नेगेटिव ही होती है. अगर हम देखें तो पावर आपके कौन से लेंस की नेगेटिव होती है, दैट इज ऑफ कॉनकेव लेंस. कनकेव लेंस की पावर भी नेगेटिव होगी और कनकेव लेंस की आपके पास फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है. ठीक है, ये याद रखना, पावर ऑफ विच लेंस इज नेगेटिव. पावर ऑफ द कनकेव लेंस इज नेगेटिव एज वेल एज द फोकल लेंथ भी इसी की आपकी नेगेटिव होगी. नेक्स्ट वी हैव The least distance of distinct vision for a young adult with normal vision is about. Normal vision पूछा गया है, मतलब least distance of distinct vision पूछा गया है. किसके लिए, यंग अडल्ट के लिए कितना होगा. देखो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब नियर पॉइंट पूछा गया है. ये आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि नियर पॉइंट कितना होगा एक हेल्दी आए का, मतलब एक यंग एडल्ट का, और फार पॉइंट कितना होता है. अगर नियर पॉइंट की बात करें दैट इज 25 सेंटीमीटर. बट अगर फार पॉइंट पूछा जाता तो फार पॉइंट होता है इंफिनिटी.
ठीक है, तो यहां पे क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पूछा गया है, सो दैट इज 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में होगा, मीटर में नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। वेयरएज फार पॉइंट इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट वी हैव द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ। आई की फोकल लेंथ जो है ये चेंज होती है। कैसे चेंज होती है? अगर ऑब्जेक्ट पास में पड़ा है तो फोकल लेंथ, आई का जो लेंस है वो अपने आप को एडजस्ट करता है अपनी फोकल लेंथ को, बट अगर ऑब्जेक्ट दूर है तब भी वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करेगा। सो देयर इज समथिंग इन द आई विच हेल्प इट टू चेंज दैट फोकल लेंथ। और वो क्या चीज है जो कि हेल्प करती है चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई में? सो दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय, ऑप्शन है आपके पास, पुपिल के थ्रू, रेटिना के थ्रू, रेटिना पे इमेज बनती है, सो रेटिना तो हो नहीं सकता, ठीक है, सिलरी मसल्स के थ्रू या फिर आइरिस के थ्रू। सो ये जो आपके पास चेंज होता है ये सिलरी मसल्स के थ्रू होता है, ठीक है। सिलरी मसल्स जो हैं दैट हेल्प इन द एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द आई। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपको आई का हर एक पार्ट का फंक्शन पता होना चाहिए, सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट वी हैव अ पर्सन यूजेस बायफोकल लेंसेज। बायफोकल लेंसेज मतलब ऐसे लेंसेज जिसमें दोनों तरीके के लेंस लगे होते हैं, कनकेव भी होगा, कॉन्वेक्स भी होगा, मतलब द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम बोथ द डिफेक्ट साइमल्टेनियसली। मायोपिया से भी सफर कर रहा होगा और हाइपरमेट्रोपिया से भी सफर कर रहा होगा। सो बायफोकल लेंस अगर कोई पर्सन यूज कर रहा है तो वो कौन से डिफेक्ट से सफर करता है? सो मायोपिया हो नहीं सकता, बिकॉज मायोपिया के केस में कॉन्केव लेंस यूज होता है, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स होता है, बोथ ए एंड बी नहीं हो सकता क्योंकि बायफोकल नहीं है, सिंगल सिंगल के लिए है। सो दिस इज नन ऑफ दीज। अगर यहाँ पे प्रेस बायोपिया होता तो वो आपका आंसर हो जाता, बिकॉज इन केस ऑफ प्रेस बायोपिया द पर्सन कैन यूज द बायफोकल लेंसेज, ठीक है। तो प्रेस बायोपिया इसका सही आंसर होता, बट यहां पे अगर हम देखें सो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वी हैव मिरर फॉर्मूला इज। मिरर फॉर्मूला इनमें से कौन सा है? ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। तो दिस इज 1/u + 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। सो मिरर फॉर्मूला आपके पास कौन सा है? 1/u + 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। अनदर वे में मिरर फॉर्मूला कैसे पूछा जाता है? मिरर फॉर्मूला गिव्स द रिलेशन बिटवीन, सो ये रिलेशन बताता है u, v एंड f के बीच में। u आपके पास क्या है? डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज फ्रॉम द पोल, एंड f क्या है? फोकल लेंथ। सो 1/u + 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। ये आपके पास क्या है? मिरर फॉर्मूला। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वी हैव the person cannot distinctly see objects kept beyond 2 meter. Just a second. Beyond 2 meter, this defect can be corrected by using a lens of power. हमें पूछा गया है अगर कोई पर्सन जो है वो डिस्टिंक्टली नहीं देख पाता, इफ ही कैन नॉट डिस्टिंक्टली सी ऑब्जेक्ट कैप्ट बियॉन्ड 2 मीटर, 2 मीटर से आगे पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स को अगर ऑब्जेक्ट जो है, जो पर्सन है वो नहीं देख पा रहा, तो ये जो डिफेक्ट है ये हम किसके थ्रू करेक्ट कर पाएंगे? देखो 2 मीटर के आगे वाले बोले हैं, 25 सेंटीमीटर से पहले वाले नहीं बोले, मतलब पर्सन जो है वो पास का क्लियरली देख पा रहा है बट दूर का क्लियरली नहीं देख पा रहा। अगर पर्सन पास का क्लियरली देख पा रहा है और दूर का क्लियरली नहीं देख पा रहा, इट मीन्स द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द मायोपिया। और अगर वो मायोपिया से सफर कर रहा है, इट मीन्स ही नीड टू यूज द कॉन्केव लेंस, उसे कॉन्केव लेंस यूज करने पड़ेंगे। और अगर वो कॉन्केव लेंस यूज कर रहा है तो द पावर ऑफ द कॉन्केव लेंस नेगेटिव में होती है, मतलब हमने एक आंसर यहां से प्रेडिक्ट कर लिया कि आपके पॉजिटिव वाले आंसर्स जो हैं वो इलिमिनेट हो जाएंगे, नेगेटिव वाला आंसर होगा। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे कि उसकी पावर कितनी होगी? सो पावर कैसे कैलकुलेट की जाती है इस पर्टिकुलर केस में? सो पावर इज कैलकुलेटेड एज 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ। डायरेक्ट रिलेशन यूज करते हैं। सो यहां पे अगर हम देखें तो 2 मीटर दे रखा है, सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा किसके बराबर? 0.5 के बराबर। सो दिस इज 0.5 डायोप्टर। क्योंकि कॉन्केव लेंस यूज किया है सो नेगेटिव में वैल्यू आएगी। सो ऑप्शन नंबर
बी जो है दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, आउट ऑफ रेड, ग्रीन, ब्लू और वायलेट विच कलर्स डेविएट द मोस्ट इन अ ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म में इन पर्टिकुलर कलर्स में से सबसे ज्यादा डेविएशन कौन सा कलर शो करेगा, रेड, ग्रीन, ब्लू या वायलेट। तो हमें पता है विबगियर का अगर हम ट्रेंड देखें, विबगियर तो सबसे ज्यादा लीस्ट बेंड होता है आपका रेड, सबसे ज्यादा बेंड होता है वायलेट, और बीच में उस तरीके से आपके चलते हैं। तो अब पूछा गया है विच कलर डेविएट्स द मोस्ट, सबसे ज्यादा डेविएशन कौन सा शो करेगा। तो सबसे ज्यादा डेविएशन शो करता है वायलेट। सो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। वायलेट कलर विल डेविएट द मोस्ट, वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट होगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10th विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है कितना, 1.5। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आपको कैलकुलेट करनी है। सो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपके पास किसके बराबर होता है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, सी बाय वी। सी इज व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर हम देखें सो हमें v को कैलकुलेट करना है, v इज इक्वल्स टू सी बाय वी। स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है 3 × 10⁸ v, यहां पे n आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे रीअरेंज किया ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो n की वैल्यू कितनी है, 1.5। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये बनेगा 2 × 10⁸। तो यहां पे अगर हम देखें सो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करनी है ग्लास की कितनी होगी, 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। सो यहां पे देखें सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वी हैव द डिस्टिंक्टिव कलर ऑफ आई इज ड्यू टू। कईयों की आंख का कलर जो होता है हम बोलते हैं नीले कलर की है, कईयों की ब्राउन होती है, कईयों की ब्लैक होती है। अब ये बोला गया है कि ये जो डिस्टिंक्टिव कलर है आपकी आंख का, ये किसकी वजह से होता है। सो अगर हम देखें सो डिस्टिंक्टिव कलर ऑफ आई इज ड्यू टू आइरस। ये जो गोला सा होता है वो आइरस होता है और इसके बीच में आपके पास प्यूपिल होता है। सो यही जो इसका कलर होगा वही उस पर्टिकुलर इंसान की आंख का कलर होगा। सो ये जो डिस्टिंक्टिव कलर होता है दैट इज ड्यू टू आइरस। ये किसकी वजह से होता है, आइरस की वजह से। सो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास Why does the sun appears bigger during sunrise and sunset? सनराइज और सनसेट के दौरान जो सन है ये बड़ा क्यों दिखाई देता है, तो ये आपसे पूछा गया है। सो दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इन एटमॉस्फेयर आपके पास अगर देखेंगे तो अलग अलग डेंसिटी की लेयर्स मौजूद हैं, और जहां से जब रेज जो है वो ट्रेवल करती हुई आती हैं तो वो क्या करती हैं, रिफ्रैक्ट कर जाती हैं। इस वजह से जो आपका सन है दैट अपीयर्स बिगर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। सो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द राइट आंसर। अब यहां से अगर हम देखें तो आपको सारे फिनोमिनाज पता होने चाहिए, कौन से फिनोमिनाज रिफ्रैक्शन पे बेस्ड हैं, कौन से रिफ्लेक्शन पे बेस्ड हैं, कौन से आपके पास डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, इन सभी के ऊपर बेस्ड होते हैं। सो वो फिनोमिनाज भी आपको साथ में पता होने चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास द स्काई अपीयर्स ब्लू। जो स्काई है इसका कलर ब्लू होता है, ये किसकी वजह से होता है। सो स्काई अपीयर्स ब्लू, दिस इज ड्यू टू स्कैटरिंग। ये क्यों है, ड्यू टू स्कैटरिंग। स्कैटरिंग की वजह से जो आपका स्काई है इसका कलर आपको ब्लू दिखाई देता है। कलर्स के साथ के जितने भी फिनोमिनाज मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम आर डीलिंग विद द स्कैटरिंग, सारे के सारे स्कैटरिंग के साथ डील करेंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज अप्रोक्सीमेटली। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। सो अप्रोक्सीमेट पूछा गया है, दिस इज 2.47। ठीक है, तो आपके पास जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये कितना है, 2.47 के बराबर होता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, एज इट इज ध्यान रखनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का कितना होता है, 2.47 के बराबर होता है। नेक्स्ट वी हैव two thin converging lenses of focal length 15 cm and 30 cm are held in contact with one another. The power of the combination will be। देखो जब भी आपके पास कॉम्बिनेशन में लेंसेज रखे हुए हों तो उनके कॉम्बिनेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट किया जाता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब बोला गया है दो कॉन्वर्जिंग लेंसेज आपस में
कंबाइन हो रहे हैं। दो कन्वर्जिंग लेंसेज आपके कौन से होंगे? कॉन्वेक्स लेंसेज। ठीक है, सो कॉन्वेक्स लेंसेज आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो इनकी हम सीधी फोकल लेंथ एक की 15 दे रखी है और एक की 30 दे रखी है। तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे एफ इक्विवेलेंट कितना आया। सो जब हम 1/f इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे, दिस इज 30 प्लस 15, 45 डिवाइडेड बाय 450, तो ये 10। सो आपके पास जो 1/f इक्विवेलेंट निकल कर आया दैट इज 1/10, मतलब f इक्विवेलेंट कितना आया आपके पास? 10। ये सेंटीमीटर में थे, तो कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ आया वो 10 सेंटीमीटर आया। अब पावर आप निकाल सकते हैं, पावर इज व्हाट? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। बट अगर आप देखें तो फोकल लेंथ आपकी सेंटीमीटर में है। जब आपकी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होती है तो आप ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि पावर डायोप्टर में आए, तो 100 डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितना बने आपके पास? 10 डायोप्टर। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 10 डायोप्टर होगा। अगर आपको पावर निकालनी है, लेंसेज कॉम्बिनेशन में है और पावर निकालनी है, तो पावर आप डायरेक्टली निकालते हैं, P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डायरेक्ट। बट अगर फोकल लेंथ निकालनी है तो ये है आपके पास फॉर्मूला, और मैग्निफिकेशन निकालनी है तो M1 इंटू M2 इंटू M3 इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें आपने जो आंसर देखा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 10 डायोप्टर। नेक्स्ट वी हैव in a secondary rainbow the color reverse their pattern than that of the primary rainbow due to, बोला गया है सेकेंडरी रेनबो में जो कलर्स हैं वो रिवर्स हो जाते हैं प्राइमरी रेनबो से। ऐसा क्यों होता है? प्राइमरी रेनबो इज कॉज्ड ड्यू टू रिफ्रैक्शन 1 TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्लस 1 डिस्पर्शन की वजह से। ठीक है, ये प्राइमरी रेनबो का कॉज है। सेकेंडरी रेनबो इज कॉज्ड ड्यू टू 2 रिफ्रैक्शन 2 TIR एंड 1 डिस्पर्शन। इसकी वजह से सेकेंडरी रेनबो कॉज हो रहा है। तो सेकेंडरी रेनबो इज ओनली डिफर बाय द प्राइमरी रेनबो, क्योंकि प्राइमरी में सिर्फ एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही थी, सेकेंडरी में 2 टाइम्स TIR होते हैं। सो क्यों डिफर कर रहा है? बिकॉज ऑफ द 2 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, 2 TIRs की वजह से उसका पैटर्न रिवर्स हो जाता है। प्राइमरी रेनबो में अगर हम बात करें तो प्राइमरी रेनबो में आपके पास इनर में वॉयलेट होता है और आउटर एज जो होती है वो रेड की होती है। ठीक है, इनर एज वॉयलेट की होती है बट आउटर एज जो है वो रेड की होती है। किस केस में? प्राइमरी के केस में। जबकि सेकेंडरी में उल्टा होता है, इनर एज रेड की हो जाती है और आउटर एज किसकी होगी? वॉयलेट की हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द 2 TIRs, 2 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की वजह से। नेक्स्ट है आपके पास द मिरर यूज्ड बाय द डेंटल डॉक्टर्स। डेंटल डॉक्टर्स कौन सा मिरर यूज करते हैं? सो डेंटल डॉक्टर्स जो मिरर यूज करते हैं वो है आपके पास कॉनकेव मिरर। सो डेंटल डॉक्टर्स जो मिरर यूज करेंगे दैट इज कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो ये आपको मिरर के यूजेस भी पता होने चाहिए, कौन सा रियर व्यू मिरर है, कौन सा डेंटल डॉक्टर्स द्वारा यूज किया जाता है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव टू गेट 3 इमेजेस ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट। अब आपको बोला गया है कि अगर आपको एक सिंगल ऑब्जेक्ट की 3 इमेजेस चाहिए तो वन शुड हैव 2 प्लेन मिरर एट एंगल ऑफ, 2 प्लेन मिरर्स को कौन से एंगल पे प्लेस करना है। तो हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, n इज इक्वल टू 360/θ और एक होता है 360/θ -1, है ना। बट यहां पे हम जो यूज करेंगे, जब आपको नंबर ऑफ इमेजेस गिवन होती हैं तब आप यूज करेंगे 360/θ -1। तो यहां पे देखें तो नंबर ऑफ इमेजेस हमें गिवन है 3 है, दिस इज 360/θ। हमें एंगल निकालना है, कितने एंगल पे 2 मिरर्स को प्लेस किया जाए ताकि जो इमेज है एक ऑब्जेक्ट की वो 3 इमेजेस बने, है ना। तो ये हम निकालेंगे इसके थ्रू। ये उधर गया 4 विच इज इक्वल टू 360/θ। नाउ थीटा इज कैलकुलेटेड एज 360/4। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये आपके पास आएगा 90 डिग्री। मतलब अगर आप 2 मिरर्स को 90 डिग्री पे प्लेस करते हैं तो आपके पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट की 3 इमेजेस मिलेंगी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो दिस इज 360/θ -1 एंड के बराबर होता है। ये रिलेशन आपको यूज करना है। नेक्स्ट वी हैव रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ। तो अभी हमने देखा रेनबो किस किस की वजह से बन रहा है, रिफ्रैक्शन प्लस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन
प्लस डिस्पर्शन, इन तीन फिनोमिनास की वजह से बन रहा है। सो अगर हम देखें रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग, तो स्कैटरिंग तो है नहीं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, तो ये भी नहीं है, ये भी गलत। डिस्पर्शन होती है बट फोकसिंग नहीं है, तो ये गलत। डिस्पर्शन एंड TIR, सो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपके पास सही होगा। सो रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्शन एंड TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट इज if the angle of incidence at which reflected light is totally polarized for reflection from air to glass, हमें पूछा गया है, आपको बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके कॉरेस्पॉन्डिंगली रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो पूरी तरह से पोलराइज्ड हो जाए अगर आपकी रिफ्लेक्शन हो रही है एयर से ग्लास में, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी चीज जो है वो सही है। मतलब आपको बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा। तो ये जो स्टेटमेंट दी गई है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द ब्रूस्टर्स लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ, जो कि पॉलराइजेशन का एंगल एक्सप्लेन करता है विद रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्शन। मतलब जो आपके पास रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो टोटली पॉलराइज होती है। और ब्रूस्टर्स लॉ के अकॉर्डिंगली जो आपके पास रिलेशन होता है दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ IP। IP इज व्हाट? पोलराइजिंग एंगल। अब यहां पे हमें जो दिया गया है, तो पोलराइजिंग एंगल, इंसिडेंट पोलराइजिंग एंगल किसके बराबर है? tan इनवर्स म्यू के बराबर होता है। तो यहां से अगर हम देखें, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इट इज tan इनवर्स म्यू। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। इसे पोलराइजिंग एंगल भी बोला जाता है, इसे ब्रूस्टर्स एंगल भी बोला जाता है। सो ये किसके बराबर है? tan इनवर्स म्यू के बराबर है। Next we have the power of a lens is +4 diopter। लेंस की पावर कितनी दे रखी है? +4 डायोप्टर। फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। सो वी नो दैट दोनों आपस में इनवर्स रिलेशन में है। हमें पता है पावर इज इक्वल्स टू 1/f या फिर f इज इक्वल्स टू 1/p। अब क्योंकि पावर डायोप्टर में है तो फोकल लेंथ आपकी मीटर में आएगी। टू गेट इट इनटू सेंटीमीटर आप क्या करें? सीधा 100 डिवाइडेड बाय p करें, क्योंकि हमें ऑप्शंस जो है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, या फिर आप मीटर में निकाल लीजिए फिर उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। सो सीधा सीधा हम करेंगे 100 डिवाइडेड बाय पावर कितनी है आपकी 4, तो ये आपके पास आएगा 25। क्योंकि 100 से किया है तो ये सेंटीमीटर में है। सो दिस इज 25 सेंटीमीटर। अगर ये मीटर में होती तो हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है। बट क्योंकि ये सारे ऑप्शंस आपके सेंटीमीटर में हैं तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 100 डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ा। नेक्स्ट इज when angle of refraction is right angle, जब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन राइट एंगल होता है, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉरेस्पॉन्ड्स टू। तो ये अगर आप देखें तो ये TIR का इफेक्ट दे रखा है, जिसमें आपके पास जो रे जो है ये ट्रेवल करती है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। पहली कंडीशन टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन तभी होगी अगर रे डेंसर से रेयरर में जाएगी। तो अगर रे जो है वो इस तरीके से जा रही है, ये नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। अगर रे ये बोला गया अगर रिफ्रैक्टेड रे राइट एंगल है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर आपका क्या है 90 डिग्री बन रहा है, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसे क्या बोलते हैं? सो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉन एज क्रिटिकल एंगल। तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। और अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, क्योंकि ये तो क्रिटिकल एंगल हुआ, अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम और बढ़ाते हैं तो आपके पास TIR होना पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि जब आपका एंगल इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर है तब रिफ्रैक्टेड में 90 डिग्री पे है, बट जैसे ही क्रिटिकल एंगल जो है वो बढ़ा और ज्यादा बढ़ा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बढ़ गया, तो उस केस में आपके पास क्या हुआ? अंदर ही उसी मीडियम में सेम लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई। सो ये क्या कहलाता है? दिस इज TIR। यही फिनोमिना आपका TIR कहलाता है। बट यहां पे पूछा गया था जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन राइट एंगल होता है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इंसिडेंस एंगल है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज मिराज इज ऑब्जर्व्ड इन डेजर्ट ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ डेजर्ट्स, मतलब रेगिस्तान में मिराज इफेक्ट देखने को मिलता है।
ये क्यों होता है? मिराज बेसिकली एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जो कि हमें देखते हैं, जैसे रेगिस्तान में जब हम जा रहे होते हैं तो आगे हमें क्या लगता है कि पानी है, बट एक्चुअल में वो पानी नहीं होता है. सो दैट इज अ काइंड ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन. ये हमें क्यों दिखाई देती है? दिस इज बिकॉज ऑफ TIR. ये हमें क्यों दिखाई देती है? बिकॉज ऑफ TIR की वजह से. सेम इफेक्ट आप देखते हैं जब आप गाड़ी से ट्रेवल कर रहे होते हैं सनी डे में, तो आपको लगता है कि आगे सड़क पे पानी है, बट जैसे आप पास पहुंचते हैं पानी नहीं होता है. अगेन अ काइंड ऑफ इल्यूजन. वो भी क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से. सो TIR के जो फिनोमिना है वो भी आपको पता होने चाहिए. मिराज इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, TIR के ऊपर बेस्ड है आपका ऑप्टिकल फाइबर. इसके अलावा TIR के ऊपर ही बेस्ड है स्पार्कलिंग ऑफ अ डायमंड. तो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं ये आपके बेस्ड हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर, जिसे मैं TIR जनरली बोल रही हूं. नेक्स्ट इज ब्रेल सिस्टम इज द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर ब्रेल सिस्टम. ब्रेल लिपि का यूज किया जाता है विजुअली चैलेंज्ड पर्संस के लिए. विजुअली मतलब जिन्हें जो नहीं देख सकते क्लियरली. ठीक है, तो विजुअली चैलेंज्ड पर्संस के लिए हम यूज करते हैं ब्रेल सिस्टम का. ठीक है, तो ये आपके पास सही आंसर होगा. नेक्स्ट इज लाइट हैज द फॉलोइंग वेव प्रॉपर्टी. इनमें से बताओ लाइट की कौन सी फॉलोइंग वेव प्रॉपर्टी होती है? अगर लाइट की बात करें तो लाइट जो है वो डुअल नेचर पोजेस करती है. लाइट पार्टिकल की तरह भी एक्ट करती है, लाइट का वेव नेचर भी होता है. तो ये पूछा गया है इनमें से बताइए कि लाइट का कौन सा वेव प्रॉपर्टी जो है वो पोजेस करती है. सो लाइट हैज द फॉलोइंग वेव प्रॉपर्टी. लाइट जो है ये ट्रांसवर्स नेचर की वेव प्रॉपर्टी को पोजेस करती है. ये कैसे? हमने, अगर आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर सुना होगा तो वहां पे हमने कवर किया था कि लाइट जो है ये ट्रांसवर्स नेचर की होती है. दिस इज बीइंग एविडेंट बाय द फिनोमिना ऑफ पॉलराइजेशन. क्योंकि लाइट जो है ये पॉलराइजेशन शो करती है, इट मींस वो रेज जो पॉलराइजेशन शो करती हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन से नेचर की हो सकती हैं? दे आर ऑफ ट्रांसवर्स नेचर. सो लाइट हैज द फॉलोइंग वेव प्रॉपर्टी. किस नेचर की होती है लाइट? आपकी ट्रांसवर्स नेचर की होती है. ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर. सो दैट्स ऑल विद द क्वेश्चंस ऑफ ऑप्टिक्स. ये जितने भी हमने ऑप्टिक्स के क्वेश्चन आज डिस्कस किए हैं ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो ऑप्टिक्स से आए हुए हैं. सो इनको एज अ रेफरेंस मान के आप अपनी तैयारी को और ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हैं. सो होप जितने क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए ये आपके क्लियर हुए होंगे. थैंक यू सो मच.